दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि थॉट फॉक्स पोएम जो है टेड ह्यूग्स की, इसको ऐसे ही मत पढ़ना, क्योंकि ये इनकी सबसे फेमस और ज़रूरी कविताओं में शुमार है। ऐसा क्या है इस कविता में? ये बताती है कि जब राइटर्स ब्लॉक आता है, राइटर्स ब्लॉक का मतलब आप समझते हो, जब एक पोइट लिखना चाहता हो और उसके दिमाग में कोई विचार ना आए, ये एक टाइप का स्ट्रगल होता है और एक राइटर ही इस स्ट्रगल को समझ सकता है। तब अचानक विचार एक फॉक्स की तरह आता है, बड़ी चालाकी से दबे पांव बर्फ के ऊपर चलता हुआ। फॉक्स एक नया आइडिया दिखाया गया है यहाँ पर, जो धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे कैसे बनता है? अचानक कोई भी आइडिया नहीं आता, फॉक्स दबे पांव आती है। वैसे ही दिमाग में कोई आइडिया अचानक नहीं आता, धीरे धीरे डेवलप होता है। कोई भी नोवेल या पोएम अगर हम पढ़ते हैं तो उसको देखकर लगता है यार इतनी मोटी किताब कैसे लिख दी होगी। तो यहाँ पर वही बात की गई है इस पोएम में कि धीरे धीरे आइडिया डेवलप होता है। राइटर को भी लिखना शुरू करते वक्त पता नहीं होता ये नोवेल या पोएम कहाँ जाके ख़त्म होगी, कहाँ इसका फुल स्टॉप लगेगा। यहाँ पर फॉक्स की बात की गई है, वो धीरे धीरे सफ़ेद बर्फ़ पर आगे बढ़ती है। जैसे बढ़ती है वो अपने कदमों के निशान छोड़ती चली जाती है। ये निशान वो वर्ड्स हैं जो एक एक करके पन्नों पर उतरते जाते हैं। सफ़ेद बर्फ मतलब पन्ने। फिर एंड में वो फॉक्स दिमाग में घुस जाती है अचानक, यानी आइडिया साफ हो जाता है और पोएम लिख ली जाती है। लोगों को लगता है राइटिंग एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये गलत बात है। उस इंसान से पूछो जो लिखता है आइडियाज़ कितने बड़े मुश्किल से आते हैं, उसे ही पता है। उन्हें शब्दों में डालना बड़ा सेंसिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों ब्रेन्स को खुला रखना पड़ता है, एक्टिव रखना पड़ता है। लिखने के लिए तो कॉन्शियस ब्रेन और आइडियाज़ आने के लिए अनकॉन्शियस ब्रेन। राइटर्स घंटों घंटों ब्लैंक पेज पर पेन लिए बैठे रहते हैं, लेकिन आइडियाज़ नहीं आते। यहाँ पर सवाल ये आता है कि फॉक्स ही क्यों सेलेक्ट की टेड ह्यूग्स ने, कोई और जानवर क्यों नहीं, कुत्ता या बिल्ली? देखो, कुत्ते को सीटी बजाकर बुलाया जा सकता है, बिल्ली को दूध का लालच देकर, लेकिन फॉक्स एक चालाक प्राणी होता है। वो दबे पाँव अपने आप ही आता है। आप ज़बरदस्ती, वो अकेले में आता है, कभी झुंड में शिकार नहीं करता, वो ना झुंड में आता है। आप ज़बरदस्ती दिमाग पर जोर डालकर कोई अच्छा आइडिया नहीं सोच सकते। इसका मतलब ये है आप ना तो लालच से ना सीटी बजाकर कोई भी आइडिया बुला सकते हो अपने पास में। वो फॉक्स की तरह चुपचाप और अचानक ही आते हैं। चलिए एक बार कविता की लाइन्स पर नज़र डालते हैं। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move। कवि टेड ह्यूग्स ने इन 4 लाइनों में राइटर्स ब्लॉक की बात की है। राइटर्स ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया अभी जब लिखने के लिए कुछ दिमाग में ना आ रहा हो। इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, कवि आधी रात को अकेला बैठा है, बाहर घनघोर अंधेरा है, पर यहाँ वो असली जंगल की बात नहीं कर रहा, वो अपने खुद के दिमाग सबकॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहा है। वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है। कमरे में इतना सन्नाटा है कि उस अकेलेपन में सिर्फ उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसके सामने एक खाली पन्ना रखा है और उसकी उंगलियां पेन पकड़े हुए उस पन्ने पर घूम तो रही है, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहा है। ये हर उस इंसान की प्रॉब्लम होती है जो कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, उसे रास्ता नहीं मिलता। समथिंग एल्स इज अलाइव, उस दिमाग के अंधेरे जंगल में कुछ तो है जो जिंदा है। हल्की सी हलचल होती है, ये कुछ और नहीं उसके दिमाग में जन्म लेने वाला एक नया विचार है, जिसे उसने थॉट फॉक्स कहा है, जो अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी आहट महसूस होने लगी है। ये फर्स्ट स्टैंजा वेटिंग पीरियड की कहानी है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। कवि खिड़की के बाहर देखता है, आसमान में कोई भी स्टार नहीं दिखता उसे, बाहर पूरी तरह गुप्त अंधेरा होता है। मतलब उसे बाहरी दुनिया से कोई इंस्पिरेशन या आइडिया नहीं मिल रहा। बाहर का माहौल एकदम शांत है, खाली है, अंधेरा है, जहाँ से तो इंस्पिरेशन उसे मिलेगी नहीं। तो आगे लाइन्स में वो क्या बोलता है? समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। बाहर नहीं, अंदर की तरफ, मोर नियर डीपर विद इन। वो जो हलचल हो रही है वो बाहर आसमान में नहीं हो रही है, उसके अंदर ही हो रही है, सबकॉन्शियस ब्रेन में हो रही है। आइडिया कहीं बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि अपने ही दिमाग की गहराइयों से निकलकर बाहर आ रहा है। हलचल महसूस हो रही है उसे। थर्ड स्टैंजा में वो लोमड़ी अब एक आकार लेने लगती है, अंधेरे से बाहर निकलकर। कैसे? कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, अ फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ।
टू आइज सर्व अ मोमेंट दैट नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ। फर्स्ट टू लाइन्स में समझते हैं कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो। इसका मतलब यह है कि अंधेरे और ठंड में लोमड़ी की ठंडी नाक सबसे पहले बाहर आती है। वो बहुत ही डेलिकेटली, नज़ाकत से ट्विग्स, टहनियों, लीव्स, पत्तों को सूंघती हुई आगे बढ़ती रहती है। क्रिएटिविटी से क्या कनेक्शन है इसका? जब कोई नया आइडिया दिमाग में आता है तो वो शुरुआत में बहुत ही फ्रेजाइल, नाजुक सा होता है, धुंधला सा होता है। राइटर सही शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। आइडिया अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, मतलब ऐसी फॉर्म में होता है जो बन रहा होता है, बस उसकी शुरुआत हुई होती है। टू आइज सर्व अ मोमेंट, इस लाइन का मतलब सिर्फ अभी नाक ही नहीं, लोमड़ी की चमकती हुई आंखें भी अंधेरे में दिखाई देती है। यानी कवि का आइडिया अब थोड़ा और क्लियर होता है। अब उसके दिमाग ने, मतलब उसकी आंखों ने एक फोकस पकड़ लिया है। मतलब उसे पता चलने लगा है कि उसकी कविता किस डायरेक्शन में जाएगी। धुंधला आइडिया अब धीरे धीरे शेप लेने लगता है। एंड नाउ एंड नाउ एंड नाउ, ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए? ये लोमड़ी की मूवमेंट को दिखाते हैं, कदमों की आहट को दिखाते हैं। यानी घड़ी की टिक टिक के साथ में, इस पैरों की मूवमेंट के साथ में आइडिया भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो बिटवीन ट्रीज एंड barely a limb. Shadow lags by stump and in hollow of body that is bold to come. Sets neat prints into the snow का मतलब क्या है? लोमड़ी आगे बढ़ते हुए सफ़ेद बर्फ पर अपने पंजों की एकदम साफ और सटीक नीट निशान छोड़ रही है। लोमड़ी जब पेड़ों और गड्ढों के बीच में से, हॉलोज के बीच में से गुजरती है तो उसकी परछाई थोड़ी सी लंगड़ाती हुई, लेम, रुक रुक कर, डरती डरती वैरली उसके पीछे चलती है। ये लाइंस क्या है? सेल्फ डाउट को दिखाती है, खुद पर शक को दिखाती है। हर राइटर या आर्टिस्ट को खुद पर शक होता है। जब हम कुछ नया बनाते हैं तो दिमाग में एक डर लंगड़ाता हुआ चलता है हमारे साथ में। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या ये लोगों को पसंद आएगा? ये लंगड़ाती हुई परछाई शुरुआती हिचकिचाहट को दर्शाती है। ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम, परछाई भले ही लंगड़ाती हुई हो, डरी हुई हो, लेकिन लोमड़ी का असली जिस्म, बॉडी जो है, पूरे आत्मविश्वास के साथ में, बोल्डनेस के साथ में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि पोएट का, कवि का जो मेन आइडिया है वो बहुत ही ताकतवर और सच्चा है। भले ही शुरुआत में कवि को थोड़ी हिचकिचाहट हो, लेकिन उसके विचार में इतना दम है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बाहर आने और कविता बनने के लिए तैयार है। अक्रॉस क्लियरिंग एन आई, अ वाइडनिंग, डीपनिंग, ग्रीननेस, ब्रिलियंटली, कॉन्सेंट्रेटेडली, कमिंग अबाउट इट्स ऑन बिजनेस। अक्रॉस क्लियरिंग्स एन आई, इसका मतलब जंगल के खुले मैदान में क्लियरिंग्स से लोमड़ी गुजर रही है और कवि को सिर्फ उसकी एक आंख दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे दिमाग में हज़ारों धुंधले ख्याल चल रहे होते हैं, तब अचानक से एक ख्याल बिल्कुल क्लियर आ जाता है दिमाग में। पोएट की नज़र अब भटक नहीं रही, उसे अपना जो मेन आइडिया है वो पकड़ में आ गया है। जैसे जैसे लोमड़ी पास आ रही होती है, उसकी आंख का हरा रंग, ग्रीननेस, और बड़ा वाइडनिंग, गहरा डीपनिंग होता जाता है। और लास्ट स्टैंजा क्या कहता है? टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स, द पेज इज प्रिंटेड। मतलब वो लोमड़ी अब अचानक से लास्ट स्टैंजा में पूरी ताकत के साथ कवि के दिमाग में एंट्री मारती है। ये वो मोमेंट है जब दिमाग की बत्ती अचानक से जलती है और हम कहते हैं मिल गया आइडिया। खिड़की के बाहर आसमान, बाहर की दुनिया अभी भी काली है, घड़ी की आवाज़ वही टिक टिक कर रही है। यानी ये सारा तूफान और जादू कवि के दिमाग के अंदर हुआ है। ये ट्विस्ट है, एंड में पता चलता है पोइट्री पढ़ने वाले को। बाहर की दुनिया में कोई बदलाव नहीं हुआ, एंड में द पेज इज प्रिंटेड। कवि का इंतज़ार ख़त्म हुआ, उसने खाली पन्ना कविता से भर दिया है। मिलाकर इस कविता में यही बताया गया है कि दिमाग में एक छोटा सा आइडिया जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता क्लियर होता है, आखिर में दिमाग पर छा जाता है, पूरी तरह से कविता बनकर पन्ने पर छप जाता है।